अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। क्या हाल है? आप सब खैर-ओ-आफ़ियत से हैं? जैसे कि आपको पता है कि हमारी ये एकेडमिक सीरीज़ में स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन का सब्जेक्ट चल रहा है। तो आज हम स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन में जिस चीज़ पे बात करेंगे, वो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम पे बात करेंगे कि ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि जब भी हम कोई खुराक खाते हैं तो उसका जो हज़म होने का अमल है वो हमारे बॉडी में कैसे होता है। जितनी देर तक हमें डाइजेस्टिव सिस्टम का सही तरीके से नहीं पता चलेगा, हम वो नहीं सॉर्ट आउट कर सकेंगे। सबसे पहली बात तो अगर हम बात करें कि डिफरेंट सिस्टम वर्किंग इन द ह्यूमन बॉडी, वो कौन कौन से सिस्टम्स हैं जो हमारे बॉडी में काम करते हैं, तो मेजर अगर हम बात करें तो कोई 11 सिस्टम्स जो हैं वो हमारे बॉडी में काम करते हैं। लाइक वाइज सर्कुलेटरी सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, नर्वस सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, मस्लोस्केलेटल सिस्टम है, इंटेग्यूमेटरी सिस्टम है, इम्यून सिस्टम है, लिम्फेटिक सिस्टम है, यूरिनरी या एक्सक्रीटरी सिस्टम जिसको हम कहते हैं वो है, और रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। मगर हमारा यहाँ पे जो फोकस है, क्योंकि खुराक के मतलब आने वाले लेक्चरों में बात करेंगे, तो उसमें जो मेजर रोल प्ले करता है वो सिस्टम है डाइजेस्टिव सिस्टम। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है कि जिस तरीके से खुराक मुंह से लेके थ्रू एनस किस तरीके से उसकी वर्किंग होती है, उसके बारे में हम बर्ड्स आई व्यू के तौर पे देखेंगे, ताकि आने वाले लेक्चर्स में हमें न्यूट्रिशन को समझने में आसानी हो। सो अगर हम बात करें कि व्हाट इज़ डाइजेस्टिव सिस्टम, तो डाइजेस्टिव सिस्टम ब्रेक्स डाउन द फूड, एब्जॉर्ब्स न्यूट्रिएंट्स एंड एलिमिनेट्स वेस्ट। कि इसमें ये तीन प्रोसेसेस अगर देखें तो थ्रू डाइजेशन हमारे पास होते हैं कि पहले खुराक को ब्रेक डाउन होता है, फिर उसकी एब्जॉर्प्शन होती है न्यूट्रिएंट्स की उसमें से, और जो वेस्ट मटेरियल बच जाता है वो उसका अखराज हो जाता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि किस तरीके से प्रोसेस ऑफ डाइजेशन स्टार्ट होता है और वो कहाँ से होता है। दैट बिगिनस फ्रॉम माउथ। सो डाइजेस्टिव सिस्टम में जो सबसे पहला जो हमारा ऑर्गन यूज़ होता है, जहाँ से खुराक हम दाखिल करते हैं हमारे बॉडी में, दैट इज़ कॉल्ड माउथ। माउथ के कंपोनेंट्स की बात करें जो मेजर हैं, टीथ है, टंग है, सलाइवरी ग्लैंड्स हैं। सो अगर यहाँ के फंक्शन की बात करें तो यहाँ पे खुराक को आप तीन चीज़ें खुराक के साथ करते हैं। कोई भी अगर आप नवाला लेते हैं तो उसको आप बाइट करते हैं, च्यू करते हैं और ग्राइंड करते हैं, यानी कि आप उसे काटते हैं, चबाते हैं और पीसते हैं, और फिर उसमें जो है उसका हज़म होने का अमल अगर हम देखें तो यहीं से स्टार्ट हो जाता है। जो स्टार्च होते हैं, जो दूसरे मायनों में कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं, उनकी डाइजेशन का प्रोसेस राइट फ्रॉम माउथ ही स्टार्ट हो जाता है। सो मैकेनिकल डाइजेशन कमेंस विद द फैसिनेटिंग च्यूइंग प्रोसेस, जिसको आप मेस्टिकेशन भी कह सकते हैं। सो ब्रेकिंग फूड इनटू स्मॉलर मोर मैनेजेबल पीसेस, saliva a product of salivary gland contains enzyme like एमिलेज। एमिलेज वो वाले एंजाइम होते हैं जो कि आपके कार्बोहाइड्रेट्स को हज़म होने में मदद देते हैं। तो एमिलेज का इस्तेमाल जो है वो यहीं से स्टार्ट हो जाता है कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन के लिए। सो स्लाइवरी ग्लैंड्स जो है, स्लाइवा जो है, वो आपको मदद दे रहा होता है आपके खुराक को नरम करके उसको काटने, चबाने और उसके लिए पीसने के लिए। सो यहाँ पे अगर टीथ की बात करें तो टीथ जो हिस्सा लेते हैं इसमें, वो हम कहते हैं कि मेजरली वो तीन तरीके के टीथ जो हैं वो काम कर रहे होते हैं। तो वो उनमें अगर देखें तो उसमें इंसिजर्स हैं जो कि काटने के लिए यूज़ होते हैं। अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पे फ़ोटोग्राफ में ये इंसिजर्स हैं ये आपके। तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं, अगर हम कहें तो इंसिजर यूज्ड फॉर कटिंग, वाइल कैनाइन यूज्ड फॉर स्टैबिंग एंड होल्डिंग। तो ये कैनाइन्स हैं आपके, ये ये स्टैब और होल्ड करने के लिए ये कैनाइन्स काम करते हैं। इसके अलावा प्री मोलर और मोलर होते हैं, जो कि मोलर्स का लार्ज सरफेस एरिया होता है,
और ये इसको हम कहते हैं कि ये आपकी खुराक को ग्राइंड करने के लिए काम आते हैं। ये जो एंड के दांत नीचे वाले हैं, तो ये मोलर्स जो हैं, इनको हम इसके लिए यूज़ करते हैं अगर बात करें इसकी ग्राइंडिंग के लिए। उसके बाद खुराक माउथ से चली जाती है एसोफेगस में। एसोफेगस का बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है। एसोफेगस हम कहते हैं कि इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 25 सेंटीमीटर लॉन्ग है, और द एसोफेगस है मस्कुलर ट्यूब एफिशिएंटली ट्रांसपोर्ट फूड फ्रॉम द माउथ टू द स्टमक। खुराक का अगर कभी भी आप देखें तो एसोफेगस से खुराक हमेशा नीचे की तरफ जाती है, तो इसके लिए एक स्पेसिफिक मूवमेंट है जो खुराक की नाली जो एसोफेगस में हो रही होती है, दैट इज़ कॉल्ड डाउनवर्ड मूवमेंट। और वो डाउनवर्ड मूवमेंट, उसका एक स्पेसिफिक नाम है, उसे हम प्रेस्टेलिसिस कहते हैं। तो प्रेस्टेलिसिस के ज़रिए खुराक नीचे जाती है। So, this is achieved through the peristalsis, a fascinating series of wave-like muscle contraction that propel the bolus down to the esophagus with the precision and speed. So, peristalsis is like a conveyor belt, so squeezing food through the esophagus into the stomach. और अगर प्रेस्टेलिसिस अगर सही तरीके से काम ना करे, या दूसरे मायनों में रिवर्स प्रेस्टेलिसिस हो, तो फिर खुराक ऊपर की तरफ जा सकती है। और ये कब होता है? जब हम वॉमिट करते हैं, तो वॉमिटिंग के दौरान एक्चुअली रिवर्सल ऑफ प्रेस्टेलिसिस होता है। सो द कार्डियक स्फिंक्टर जो कि थिक रिंग ऑफ मसल्स होता है, क्लोजेज एंड प्रिवेंट्स द स्टमक contents from the moving back up to the esophagus. If acid from the stomach gets in here, that's heartburn. अगर यहाँ से एस्टिक जूस उसकी तरफ आए आपके खुराक की नाली की तरफ, तो इसमें जलन हम फील करते हैं, या दूसरे मायनों में हम कहते हैं कि इट इज़ हार्ट बर्निंग। उसके बाद खुराक चली जाती है स्टमक में। स्टमक की बात करें तो स्टमक के कंपोनेंट्स जो हैं वो हम कहते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं, स्मूथ मस्क लेयर्स होती हैं। तो स्टमक का फंक्शन ये है कि यहाँ पे खुराक कुछ अरसे के लिए स्टोर होती है, और उसके ऊपर केमिकल ब्रेक डाउन में स्टमक हेल्प आउट कर रहा होता है। तो द स्टमक सीक्रेट्स द गैस्ट्रिक जूसेस containing hydrochloric acid and pepsin which initiate the digestion of protein। कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है, जो वहाँ से इसकी सीक्रेशन है, और पेप्सिन एंजाइम का जो कि इसकी एक्टिव फॉर्म होती है पेप्सिन जीन की। सो अगर इसकी बात करें तो यहाँ से प्रोटीन का ब्रेक डाउन जो है वो स्टमक में जाके स्टार्ट होता है। हमने बात की थी कि अगर आपको याद हो कि कार्बोहाइड्रेट्स को हम प्रेफर्ड सोर्स ऑफ एनर्जी यूज़ करते हैं, वो इसी वजह से करते हैं कि कार्बोहाइड्रेट का जो डाइजेशन का प्रोसेस है वो माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है। तो प्रोटीन जो है वो स्टमक में उसका ब्रेक डाउन से स्टार्ट होना शुरू होता है। सो एसिड इज सीक्रेटेड टू किल अनवांटेड बैक्टीरिया इन दी फूड के, ये जो इसमें से हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकलता है स्टमक में की वाल्स में से, वो आपके बैक्टीरिया को किल करने में काम देता है। तो मिक्सिंग इट विद गैस्ट्रिक जूसेस फ्रॉम अ सेमी लिक्विड सब्सटेंस कॉल्ड काइम जो है वो यहाँ पे इसका बनना, इसका जो प्रोसेस होता है काइम का, वो यहाँ पे होता है। उसके बाद अगर बात करें खुराक स्टमक से निकल के अब जाती है स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन के कंपोनेंट्स अगर हम बात करें तो ड्यूटीनम है, जेजुनम है, इलियम है। तो यहाँ पे खुराक का हज़म होने का पूरा जो काम जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन और रफली, ये नाम छोटा है मगर हम कहते हैं, उर्दू का मुहावरा है, नाम छोटा दर्शन बड़े। तो उसमें ये देखने में छोटी लग, नाम से छोटी है, मगर अगर इसको रफली देखें तो इट्स अबाउट 6 मीटर लॉन्ग। सो द प्राइमरी साइट ऑफ डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ द न्यूट्रिएंट जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन है। सो इन द ड्यूडिनम काइम मिक्सेस विद द बाइल फ्रॉम द लिवर एंड गॉल ब्लैडर, और एंड पेंक्रियाटिक जूसेस जो हैं वो यहाँ पे मिलते हैं। द जेजुनम एंड इलियम एब्जॉर्ब्स द न्यूट्रिएंट्स थ्रू द इंटेस्टाइनल वॉल्स इनटू द ब्लड स्ट्रीम। द इनर surface is lined with the villi and microvilli, so which increase the surface area of absorption का वो surface area बढ़ा देते हैं। so enzyme like bile जो है, जो कि हम कहते हैं bitter greenish juice है, जो कि liver produce करता है, secreted by the liver, that aids in the digestion of fats, वो यहाँ पे आके फैट्स के ब्रेक डाउन में और फैट्स के डाइजेशन प्रोसेस में
हज़म होने में मदद देता है। सो न्यूट्रिएंट फ्रॉम द फूड पासेज इनटू द ब्लड थ्रू द स्मॉल इंटेस्टाइन वाल। तो स्मॉल इंटेस्टाइन वाल से ये एब्जॉर्प्शन का अमल जो है वो ब्लड स्ट्रीम में जाने का वो कंप्लीट होता है अगर हम देखें तो। उसके अलावा डाइजेस्टिव सिस्टम में लिवर का भी बड़ा रोल है। लिवर को हम कहते हैं इट इज़ द एनर्जी फैक्ट्री ऑफ द ह्यूमन बॉडी। सो लिवर का फंक्शन हम कहते हैं तो ये एक तो इसका फंक्शन ये है कि प्रोडक्शन ऑफ बाइल है, जो कि हेल्प आउट कर रहा होता है आपकी फ़ैट की डाइजेशन में। और जो इसकी स्टोरेज जो होती है वो गाल ब्लैडर में होती है जो बाइल की है। So the liver also processes nutrient absorbed from the small intestine, detoxifies the harmful substances and metabolizes the drugs। अब जो भी खुराक इसमें मेडिसिन खाते हैं या फार्माकोलॉजिकल एजेंट्स का यूसेज किया जाता है उसका सब का मेटाबॉलिज्म जो होता है वो लिवर में होता है। सो डायरेक्टली इफेक्ट्स डाइजेशन बाय प्रोड्यूसिंग बाइल। बाइल इज द एंजाइम helps to dissolve fat. So the liver is often called the body's energy factory. So liver protects the body from toxic substances absorbed from the gastrointestinal tract by processing and metabolism with the lobules। लोब्यूल्स के ज़रिए ये जो टॉक्सिफिकेशन का प्रोसेस जो होता है वो लिवर करता है। सो अगर हम अनाटमिकली देखें तो लिवर को हम 4 लॉब्स में तकसीम करते हैं, राइट, लेफ़्ट, कॉर्डेट और क्वाड्रेट लॉब में। तो अगर आप देखें तो क्वाड्रेट लॉब जो है वो आपको यहाँ पे नज़र आएगा। द क्वाड्रेट लॉब इज़ लोकेटेड इन द इंफीरियर सरफेस। ये जो अगर आप देखें तो ये इंफीरियर सरफेस में है और ये सुपीरियर सरफेस है। ये येलो कलर का जो है ये लेफ़्ट है और ये रेड कलर का, और ये कॉर्डेट है और ये क्वाड्रेट है। तो ये अगर आप देखें इंफीरियर सरफेस में। So caudate lobe is located between the left and right and lobes in an interior and superior location। तो लिवर का बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल होता है अगर हम बात करें इसके लिए। हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का वन ऑफ द मेजर ऑर्गन है और जिसकी वजह से हम इसे हमारे बॉडी की एनर्जी फैक्ट्री भी कहते हैं। जैसे कि हमने कहा कि लिवर से बाइल की सिक्रीशन होती है और वो बाइल जो है वो गाल ब्लैडर में स्टोर होता है। तो गाल ब्लैडर इज़ आल्सो पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम जो कि हमें हेल्प करता है इसका फंक्शन या स्टोर एंड कंसंट्रेट द बाइल प्रोड्यूस्ड बाय द लिवर, रिलीजिंग इट इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन ड्यूडिनम में, जो कि थ्रू द बाइल डक्ट्स व्हेन द नीडेड द फैट डाइजेशन फैटी डाइट्स कैन काज गाल स्टोन। तो ये गाल ब्लैडर है अगर आप देखें तो इसके ज़रिए डक्ट के ज़रिए इसका ड्यूटीनम में जाके तो इसका रोल जो है डाइजेशन प्रोसेस में होता है। और बाज़ औक़ात जो होता है जो ज़्यादा फैटी डाइट होती है वो गाल स्टोन भी क्रिएट करने के उसके चांसेस बढ़ जाते हैं। इसी तरीके से पेंक्रियाज है। पेंक्रियाज भी जो है हमें हेल्प आउट करता है डाइजेशन प्रोसेस में और डाइजेस्टिव सिस्टम में। The pancreas produces a pancreatic juice containing digestive enzyme likewise amylase, lipase and protease। amylase वो वाले एंजाइम है जो कि आपको कार्बोहाइड्रेट्स के हज़म होने में मदद देते हैं। प्रोटेज वो वाले एंजाइम है जो आपकी प्रोटीन को हज़म होने में मदद देते हैं। लाइपेज वो एंजाइम है जो आपके लिपिड जिनको हम फैट्स या ऑयल कहते हैं उसके हज़म होने में मदद देते हैं। And bicarbonates to neutralize the stomach acids। The pancreas also has endocrine functions such as secreting insulin and glucagon to regulate blood sugar level के। ये इंसुलिन भी रेगुलेट करने में जो बॉडी में जो सबसे ज़्यादा चीज़ जिसके लिए हम वर्ड डायबिटीज़ का भी यूज़ करते हैं, तो ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में पेंक्रियाज एक तरीके से मदद दे रहा होता है कि इंसुलिन प्रोड्यूस करके। इसके बाद जी खुराक चली जाती है लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन की अगर हम बात करें तो लार्ज इंटेस्टाइन जो कि कहने को तो लार्ज है बट इट्स अबाउट 1.5 मीटर लॉन्ग, जबकि हम स्मॉल इंटेस्टाइन की बात की थी तो दैट वाज अबाउट 6 मीटर लॉन्ग। सो इसके कंपोनेंट्स की बात करें तो सीकम है, कोलोन के 3 पार्ट्स होते हैं, मेजर और एक सिग्मोइड है, जबकि असेंडिंग, डिसेंडिंग एंड ट्रांसवर्स और रेक्टम। तो दीज आर द पार्ट्स ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। तो इसके फंक्शन की बात करें तो एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द वेस्ट मैटर। द कोलोन अब्जॉर्ब्स वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स फ्रॉम द रिमेनिंग इनडाइजेस्टेबल फूड मैटर। के खुराक का सिस्टम अल्लाह ताला ने हमारे बॉडी में ऐसे बना दिया हुआ है
कि कोई भी ऐसा इंग्रेडिएंट जो कि हमारे बॉडी के लिए ज़रूरी है वो सारे का सारा हमारे बॉडी में डाइजेशन प्रोसेस में जाता है। तो जो यहाँ पे मिनरल और वाटर जो कि ज़रूरी होते हैं वो ये इसके लार्ज इंटेस्टाइन से हमें बॉडी में एब्जॉर्ब करने में मदद मिलते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें रिमेनिंग इनडाइजेस्टेबल फूड मैटर फॉर्मिंग एंड स्टोरिंग फेसिस का, वो फेसिस का स्टोर करने में मदद देते हैं। बेनिफिशियल बैक्टीरिया इन द कोलोन हेल्प फर्मेंट undigested carbohydrates and produce certain vitamins like vitamin K and biotin जो कि आपके निज़ाम के लिए बड़े इम्पॉर्टेंट है। सो लार्ज इंटेस्टाइन के साथ साथ अगर हम देखें तो एक और अगर फिंगर लाइक थिंग अगर आप देखें तो दैट इज़ कॉल्ड अपेंडिक्स। और ये बाज़ात अपेंडिक्स की दर्द होती है या जिसके लिए हम वर्ड अपेंडिसाइटिस या इन्फ्लेमेशन ऑफ अपेंडिक्स की अगर बात करें तो दैट इज़ अपेंडिसाइटिस। सो अपेंडिक्स इज़ अ स्मॉल ट्यूब शेप सैक अटैच टू द लार्ज इंटेस्टाइन। लोकेशन की बात करें तो अपेंडिक्स a crucial part of our digestive system is strategically located at the junction of the small and large intestine. It is specifically attached to the cecum, which is the first part of the large intestine. So structure की बात करें तो its structure is truly fascinating. The appendix is a narrow finger-like projection that varies in length from a few centimeter to over 10 centimeter. तो ये अगर आप देखें तो ये अपेंडिक्स है। सो द एवरेज लेंथ इज़ अबाउट 9 सेंटीमीटर। सो अगर इसके फंक्शंस की बात करें तो हिस्टोरिकली द अपेंडिक्स वाज कंसिडर्ड अ वेस्टिजियल organ, so meaning it had no significant function in modern humans. However, the more recent research suggests it may play a role in the immune system. So appendix को बाज़ जब अपेंडिक्स की प्रॉब्लम आती है, अपेंडिसाइटिस होता है, तो इसको रिमूव कर दिया जाता है। मगर इसका मॉडर्न रिसर्च अगर हम बात करें तो जदीद रिसर्च कह रही है कि ये इसका भी बॉडी में रोल है। वैसे तो अल्लाह ताला ने हमारे बॉडी का कोई भी ऑर्गन और कोई भी चीज़ ऐसी नहीं बनाई हुई जिसका कोई हम कहें कि कोई रोल नहीं है। सो अपेंडिक्स हैज़ आल्सो इट्स रोल एज वेल। सो अपेंडिक्स की जैसे हमने बात की कि ये मॉडर्न रिसर्च जो है वो प्रूव कर रही है कि वी हैव द रोल ऑफ अपेंडिक्स एज वेल। सो इट इज़ बिलीव टू एक्ट एज ए स्टोर हाउस फॉर बेनिफिशियल बैक्टीरिया। जो अगर हम बात करें अपेंडिक्स की तो helping to maintain gut flora, and it may also be involved in the production of certain immune cells and molecules, particularly during the early years of life जो है ये आपको help out कर रहे होते हैं। So it is quite an important part. सो मेडिकल इश्यूज अक्सर इसमें क्या होते हैं कि अपेंडिसाइटिस होने के चांसेस हैं। अपेंडिसाइटिस एक्चुअली द मोस्ट कॉमन इशू एसोसिएटेड विद द अपेंडिक्स इज़ अपेंडिसाइटिस एंड इन्फ्लेमेशन ऑफ द अपेंडिक्स, कि इसी में सोजिश हो जाए तो दैट इज़ कॉल्ड अपेंडिसाइटिस। दिस कंडीशन इज काज सीवियर एब्डोमिनल पेन एंड रिक्वायर प्रॉम्प्ट मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफन इन्वॉल्व सर्जिकल रिमूवल ऑफ अपेंडिक्स। अपेंडेक्टोमी की बात करें तो इफ़ द अपेंडिक्स बिकम्स इन्फ्लेम्ड और इन्फेक्टेड इट मे नीड टू बी सर्जिकली रिमूव टू प्रिवेंट रप्चर एंड सब्सिक्वेंट इन्फेक्शन ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी, जिसके लिए हम पेरिटोनाइटिस की बात करते हैं। सो वाइल द अपेंडिक्स हैज़ सम इम्यून फंक्शंस इंडिविजुअल्स कैन लिव विदाउट इट एंड इट्स रिमूवल डज नॉट काज सिग्निफिकेंट लॉन्ग टर्म हेल्थ प्रॉब्लम्स। मगर जितनी देर तक इसकी कोई ख़ास प्रॉब्लम ना हो जाए, अपेंडिसाइटिस की प्रॉब्लम ना हो या अपेंडेक्टोमी की प्रॉब्लम ना हो, तो उतनी देर तक इसकी रिमूवल हम कहते हैं कि ये ज़रूरी नहीं है और ना ही करवानी चाहिए। अदरवाइज़ वरना फिर अगर हो जाए रिमूवल तो फिर हम कहते हैं कि लेटर स्टेजेस ऑफ लाइफ में या हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू के साथ कोई इसकी सिग्निफिकेंट इतना रोल नहीं है जिसकी वजह से ये आपके लिए कोई चीज़ प्रॉब्लम करती है। सो अगर हम डाइजेस्टिव सिस्टम में उसके बाद बात करें लार्ज इंटेस्टाइन के बाद, तो इसके साथ एक पार्ट था अपेंडिक्स की बात की, तो उसके बाद आता है रेक्टम। रेक्टम का एरिया, उसका फंक्शन की बात करें तो रेक्टम स्टोर्स द feces until they are expelled from the body. It is about 15 centimeter long. The rectum signals the presence of stool, prompting the urge of
डिफिकेट, तो उसको स्टूल को ख़त्म करने के लिए, और जो यहाँ पे थोड़ी देर ठहरता है स्टूल, वो रेक्टम का एरिया है। इसी तरीके से एनएस इज़ द पार्ट ऑफ, इसके फंक्शन की बात करें, द फाइनल पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट थ्रू विच feces आर एक्सपेल्ड फ्रॉम द बॉडी। इट कंसिस्ट ऑफ टू sphincters like internal and external that control the release of fecal matter during the डिफेकेशन। तो डिफिकेशन के से पहले जो है उसको कंट्रोल करने के लिए ये एनस का जो रिंग है, मस्कुलर रिंग जो है, ये कंट्रोल करता है। तो इस तरीके से डाइजेस्टिव सिस्टम जो है हमारे बॉडी में वर्किंग करता है, और ख़ुराक का अमल आपके मुंह से लेके एनस तक का जो डाइजेशन का प्रोसेस है वो इस तरीके से चलता है। डाइजेस्टिव सिस्टम की अगर बात करें तो डाइजेस्टिव सिस्टम में डिफरेंट डिसऑर्डर्स भी होते हैं जिसकी वजह से डाइजेशन की प्रॉब्लम्स आती हैं। देर आर लॉट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम डिसऑर्डर्स, उसमें कुछ मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिए आपके नॉलेज के लिए। लाइक वाइज गैस्ट्रोएसोफेगल फेगियल रिफ्लक्स डिजीज़, जिसके लिए GERD का वर्ड यूज़ करते हैं, तो ये इसमें अक्सर हार्ट बर्न की, एसिड रिफ्लक्स की या चेस्ट पेन की कैफियत फील करते हैं, या बाज़ का स्वेलोइंग डिफ़िकल्टी होती है, और उसकी वजह से आपकी काजिज़, इसकी वजह से क्या होता क्या है, आपको वीकनेस और रिलैक्सेशन ऑफ द लोअर एसोफेगल स्फिंक्टर अलाउइंग स्टमक एसिड टू फ्लो बैक इनटू द एसोफेगस, जिसकी वजह से आपको हार्ट बर्न की कैफियत लगती है। इसके अलावा इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, ये भी एक ईटिंग इसका डाइजेस्टिव सिस्टम का डिसऑर्डर है, जिसमें अक्सर एब्डोमिनल पेन या ब्लॉटिंग या गैस या डायरिया या कॉन्स्टिपेशन या अल्टरनेटिव बिटवीन बोथ, डायरिया या कॉन्स्टिपेशन के दरमियान भी हो सकता है। तो इसकी काजेज़ अगर बात करें तो इसमें एग्जैक्ट काजेज़ अननोन, बट फैक्टर्स में इंक्लूड गट गट ब्रेन इंटरेक्शन, चेंजेस इन गट माइक्रोबायोटा एंड इंक्रीज इन सेंसिटिविटी ऑफ इंटेस्टाइनल स्टिमुलाई, उसकी वजह से इसके ये इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के चांसेस होते हैं। इसके अलावा एक इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ है, इसमें दो तरीके की इसकी टाइप्स हैं, कि अगर हम बात करें तो एक हम कहते हैं क्रॉन्स डिजीज़ है, और एक अल्सरेटिव कोलाइटिस कोलाइटिस होता है, जिसमें इसके सिम्टम्स अगर देखें तो अक्सर इसमें सीवियर एब्डोमिनल पेन होने की शिकायत की जाती है, या डायरिया और इवन ब्लडी डायरिया की इसमें शिकायत होती है। इसके अलावा वेट लॉस हो जाना शुरू हो जाता है, फटीग की कैफियत रहती है। तो इसके पीछे इसकी अगर वजूहात की बात करें तो उसके पीछे वजूहात में ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स काजिंग क्रोनिक इन्फ्लेमेशन ऑफ द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है। तो जबकि क्रोन्स कैन अफेक्ट एनी पार्ट ऑफ द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, वाइल द अल्सरेटिव कोलाइटिस इज़ द लिमिटेड टू द कोलोन एंड रेक्टम, कि उसका कोलोन और रेक्टम तक का होता है प्रोसीजर जो कोलाइटिस का है, अल्सरेटिव कोलाइटिस का। इसी तरीके से एक और है इसके डाइजेस्टिव डिसऑर्डर, तो वो है सीलियक डिज़ीज़। सीलियक डिज़ीज़ की बात करें तो इसके सिम्टम्स में डायरिया के चांसेस हैं, ब्लोटिंग, गैस, फटीग, वेट लॉस, एनीमिया, समटाइम रैशेस होते हैं। सो काज इसकी भी अगर देखें तो ऑटो इम्यून रिएक्शन टू ग्लूटेन, ग्लूटेन के आप सूट नहीं कर रहा होता, एक प्रोटीन फाउंड इन वीट जैसे बार्ले एंड राई, इसमें ये वाली प्रोटीन होती है, तो जिसकी वजह से ये आपको हम कहते हैं कि एलर्जी होने की वजह से इस प्रोटीन से आपके लिए ये प्रॉब्लम आने के चांसेस होते हैं। इसके अलावा गाल स्टोन है, उसकी प्रॉब्लम होने के चांसेस होते हैं, ये भी एक डाइजेस्टिव सिस्टम डिसऑर्डर है, जिसमें सडन एंड इंटेंस एब्डोमिनल पेन पर्टिकुलर इन दी अपर राइट सेक्शन, नोज़िया की, वॉमिटिंग की कैफियत होती है। इसकी वजह एक्चुअली ये होती है कि क्रिस्टलाइजेशन ऑफ बाइल कंपोनेंट्स होने के वजह से गाल ब्लैडर में। इसके अलावा डाइवर्टिकुलाइटिस की भी में के भी चांसेस होते हैं, ये भी डाइजेस्टिव सिस्टम का डिसऑर्डर है, जिसमें सीवियर एब्डोमिनल पेन के, फीवर के, नोज़िया के, चेंज इन बाउल हैबिट्स की वजह से भी ये प्रॉब्लम होने की नज़र आती है। काजेज़ की बात करें तो इसकी, तो इन्फ्लेमेशन और इन्फेक्शन ऑफ डाइवर्टिकुला, तो उसकी वजह से, उसमें इन्फ्लेमेशन होने की वजह से स्मॉल पाउचेस दैट कैन
फॉर्म इन द वॉल ऑफ द कोलोन, इसमें बन जाते हैं। इसके अलावा पैंक्रेटाइटिस की भी एक डाइजेस्टिव सिस्टम डिसऑर्डर है। पैंक्रेटाइटिस की अगर बात करें तो पैंक्रियाटाइटिस में सिम्टम्स आपको सीवियर एब्डोमिनल पेन होगी, रेडिएटिंग टू द बैक, बैक तक वो आपको फील हो रही होती है, नोज़िया, वोमिटिंग की कैफियत, फीवर होने के चांसेस हैं। इसकी काज की बात करूँ तो इन्फ्लेमेशन ऑफ पेंक्रियाज, या उसमें सोजिश आ जाती है जब पेंक्रियाज में, तो उस समय विच कैन बी ड्यू टू गाल स्टोन एंड क्रोनिक अल्कोहल यूज़ एंड अदर फैक्टर्स, कि उसकी बाज़ औक़ात ये वजह होती है कि आपके गाल स्टोन की वजह से ये है। इसके अलावा लैक्टोज़ इंटॉलरेंस भी है। लैक्टोज़ इंटॉलरेंस भी इज़ अ टाइप ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम डिसऑर्डर, जिसमें ब्लोटिंग या डायरिया या उसके डेयरी, अक्सर ये होता उस वक़्त है जो कि जब डेयरी प्रोडक्ट्स जो होती हैं, जब आप इसका इस्तेमाल करते हैं, उसमें जो आपका बॉडी लैक्टेज़ एंजाइम जो है वो सही तरीके से नहीं प्रोड्यूस करता, जिसकी वजह से डेयरी प्रोडक्ट्स आपको, जिसमें कि लैक्टोज़ का इंग्रेडिएंट होता है, तो वो आपको सही हज़म नहीं होती। सो डेफिशिएंसी ऑफ लैक्टेज़ एंड एंजाइम नीडेड टू डाइजेस्ट लैक्टोज़। इसके अलावा पेप्टिक अल्सर डिज़ीज़ का भी चांस होता है। उसमें, उस डिसऑर्डर में एक्चुअली बर्निंग ऑफ स्टमक पेन है, आपके ब्लॉटिंग है, हार्ट बर्न है, नौज़िया की कैफियत होती है। इसमें अक्सर इसकी वजूहात में से अगर बात करें तो ओपन सोर्स दैट डेवलप ऑन द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक है, या अपर स्मॉल इंटेस्टाइन में, या एसोफेगस आर ऑफन काज्ड बाय द हेलिकोबैक्टर पैलोरी इन्फेक्शन, और लॉन्ग टर्म यूज़ ऑफ एनसेड्स का इस्तेमाल है, जो कि हम कहते हैं कि आप इसके लिए पेन किलर्स के तौर के ऊपर इनका इस्तेमाल करते हैं। हेपाटाइटिस के चांसेस होते हैं। हेपाटाइटिस इज़ आल्सो अ डाइजेस्टिव सिस्टम डिसऑर्डर। उसमें जिसके डिफरेंट टाइप्स हैं, ए बी सी डी और ई, कोई भी हेपेटाइटिस, तो इसके सिम्टम्स में फटीग रहनी, नौज़िया की कैफियत होनी, वॉमिटिंग, एब्डोमिनल पेन है, जॉइंडस, जॉइंडस में अक्सर येलोइंग ऑफ द स्किन एंड आइज़ के चांसेस होते हैं। तो इसकी काजेज़ की बात करें तो ये इट्स अ वायरल इन्फेक्शन, जो कि हेपेटाइटिस वायरसेस के ज़रिए फैलता है। अल्कोहल का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल, सर्टन मेडिकेशंस और ऑटो इम्यून डिजीज़ की वजह से। इसके अलावा हेमोरॉइड्स की भी प्रॉब्लम होने के चांसेस होते हैं, जिसमें आपके पेन है, इचिंग है, स्वेलिंग है और ब्लीडिंग ड्यूरिंग बाउल मूवमेंट, जब आपको इसकी पखाने की हाजत होती है। इसके अलावा काज़िज़ की बात करें तो उसमें स्वॉलन या इन्फ्लेम्ड वेन्स इन द रेक्टम एंड एनस, जिसकी वजह से ये हेमोरॉइड की प्रॉब्लम होती है। कोलोरेक्टल कैंसर इज़ आल्सो अ टाइप ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम डिसऑर्डर। उसमें अगर आप देखें तो सिम्टम्स चेंजेस इन बाउल हैबिट्स हैं, ब्लड इन स्टूल है, एब्डोमिनल पेन है, अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस होना शुरू हो जाता है, आपको फटीग रहती है। इसकी काजेज़ में बात करें तो मैलिग्नेंट ग्रोथ ऑफ द कोलोन और रेक्टम। इसके अलावा रिस्क फैक्टर इंक्लूड एज, फैमिली हिस्ट्री, सर्टन जेनेटिक सिंड्रोम, डाइट एंड लाइफस्टाइल, उसकी वजह से कोलोरेक्टल कैंसर के चांसेस होते हैं। इसके अलावा डाइजेस्टिव सिस्टम डिसऑर्डर्स में कॉन्स्टिपेशन है, जिसमें कि इसके सिम्टम्स अगर देखें तो इनफ्रीक्वेंट बाउल मूवमेंट है, डिफ़िकल्टी ऑफ पासिंग स्टूल है, हार्ड और लंपी स्टूल्स है। ये एक्चुअली जिस वजह से है कि लो फाइबर डाइट की वजह से, बाज़ बार डिहाइड्रेशन की वजह से, या लैक ऑफ फिज़िकल एक्टिविटी की वजह से, या कुछ मेडिकेशंस ऐसी होती हैं या मेडिकल कंडीशंस ऐसी होती हैं जिसकी वजह से ये कॉन्स्टिपेशन की शिकायत रहती है। कॉन्स्टिपेशन के बिल्कुल अगेंस्ट अगर बात करें तो डायरिया की प्रॉब्लम है, ये भी डाइजेस्टिव सिस्टम डिसऑर्डर्स में से आता है। इसमें आपके लूज़ या वाटरी स्टूल, एब्डोमिनल क्रैम्प्स, अर्जेंसी टू हैव द बाउल मूवमेंट। इसकी अगर काजेज़ की बात करें तो अक्सर ये इन्फेक्शन की वजह से है, जिसमें वायरल, बैक्टीरियल या पैरासाइटिक, तीनों किस्म की ये इन्फेक्शन के चांसेस हैं। फूड इंटॉलरेंसेस की वजह से, मेडिकेशन की वजह से, या डाइजेस्टिव डिसऑर्डर की वजह से। इसके अलावा गैस्ट्रोएंटराइटिस है। गैस्ट्रोएंटराइटिस की अगर बात करें तो इसके सिम्टम्स में डायरिया, वॉमिटिंग, एब्डोमिनल क्रैम्प्स या फीवर की शिकायत होती हैं। इसकी काजेज़ अगर बात करें तो इन्फ्लेमेशन ऑफ द स्टमक एंड इंटेस्टाइन है, टिपिकली ड्यू टू द वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। इसके अलावा लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हाइटिटल हर्निया की प्रॉब्लम है। तो हाइटिटल हर्निया की अगर बात करें, हाइटिटल हर्निया की बात करें तो इसके सिम्टम्स में आपको अक्सर हार्ट बर्न की कैफियत लगेगी,
इसके पास रिगर्जिटेशन की प्रॉब्लम होगी, डिफ़िकल्टी इन स्वेलिंग होगी, चेस्ट पेन के होने के चांसेस होते हैं। तो काज़िज़ की बात करें तो पार्ट ऑफ द स्टमक पुशेस अप थ्रू द डायफ्राम इनटू द चेस्ट कैविटी, जिसकी वजह से ये ये वाली प्रॉब्लम होती है। सो ये डिफरेंट किस्म के हमने डाइजेस्टिव सिस्टम के डिसऑर्डर्स की बात की, जिसकी वजह से डिफरेंट डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स आती हैं। So these disorders can range from mild to severe and can significantly impact the quality of life. So proper diagnosis and treatment by healthcare professionals are essential for managing these conditions effectively. So अगर हम देखें तो ये डिफरेंट अंदाज से डाइजेस्टिव सिस्टम डिसऑर्डर जिस वजह से प्रॉब्लम करते हैं, उनकी क्या काजेज़ हैं और उनके सिम्टम्स क्या होते हैं, इसके साथ ही हम आज के लेक्चर को ख़त्म करते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम को आज हमने डिटेल के साथ देखा कि किस तरीके से खुराक के हज़म होने का अमल हमारे माउथ से लेके एनस तक जो है उसकी वर्किंग होती है, और डिफरेंट डाइजेस्टिव सिस्टम डिसऑर्डर्स के ऊपर बात की। उम्मीद है ये लेक्चर आपके लिए बेनिफिशियल होगा, आपको डाइजेस्टिव सिस्टम और डाइजेस्टिव सिस्टम डिसऑर्डर समझने के लिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।